हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3B को फाइल कर सकते हैं। GSTR 3B को हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कैसे R1 को फाइल किया था, और हम उसी रिटर्न को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम 3B को फाइल करेंगे उसी डेटा को लेकर जो हमने R1 के लिए हमने फाइल किया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम टैली पर आ चुके हैं। यहाँ से हम GST में रिपोर्ट खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इनपुट को चेक कर लेते हैं पोर्टल से, और बुक से मैच करा लेते हैं कि हमारा इनपुट जो पोर्टल में शो हो रहा है और बुक्स में शो हो रहा है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिफरेंस भी है तो कहाँ से डिफरेंस आ रही है। तो यहाँ से मैं पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर हम पीरियड डालेंगे, क्योंकि मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो आपके केस में मंथली होगा तो मंथली पीरियड चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे केस में 44 इनवाइस आ रहे हैं और 2,42,891.05 का हमारे पास इनपुट आ रहा है। तो आप यहाँ से क्लिक करके पूरा डिटेल भी देख सकते हैं। राइट साइड में आपका इनवाइस वाइज है डिटेल, यहाँ से भी क्लिक करके आप इनवाइस वाइज डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टैक्स वाइज यहाँ पर डिटेल शो हो रहा है IGST का, और IGST का कितना आपका ITC अवेलेबल है वो भी शो हो रहा है। CGST का CGST ITC अवेलेबल कितना वो शो हो रहा है, और SGST में कितना ITC अवेलेबल है वो भी शो हो रहा है। नीचे आपको दिख रहा होगा कि CGST SGST और IGST का तीनों का वैल्यू हमें शो हो रहा है। तो हम तीनों को एक बार पोर्टल से मैच कराएंगे। तो हम सीधे चलते हैं अपने GST पोर्टल पर। यहाँ पर हमने लॉगिन कर रखा है। यहाँ से हम रिटर्न डैशबोर्ड पर चले जाते हैं, जिसके बाद हम यहाँ से पीरियड चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम क्वार्टर पहले चूज़ करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वार्टर है। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ से पीरियड में आप मंथ अपना चूज़ कर सकते हैं। तो हमारा क्वार्टर है तो हम लास्ट मंथ को चूज़ कर लेते हैं, जून का। इसके बाद हम सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर क्लिक करते ही हमारा नीचे टेबल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम हमने GSTR1 ऑलरेडी हमने फाइल कर दिया है, स्टेटस हमारा फाइल दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 4 टेबल और शो कर रहे हैं, 2A, 2B क्वार्टरली और 3B। तो पहले हम 2A में चलते हैं। 2A में आपके सभी इनवाइस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं कि आपको किसका ITC लेना है, किसका नहीं ITC लेना है, वो सारे इनवाइस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप पहले वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ B2B, जो भी B2B इनवाइस जो भी आपका सप्लायर अपलोड करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, तो यहाँ पर आपके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अगर आपके केस में सप्लायर ने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट आपके कस्टमर ने भी इशू किया है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपके सप्लायर ने B2B इनवाइस को अमेंड किया है तो नीचे रिफ्लेक्ट होगा तीसरे नंबर के ऑप्शन में। अगर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को अमेंड किया है तो आप चौथे वाले ऑप्शन में रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद नीचे भी देख सकते हैं कि आपका ISD क्रेडिट है, TDS क्रेडिट है। तो ये हमारे केस में नहीं है, तो हम फिलहाल इसको बैक आ जाते हैं। यहाँ से हम रिटर्न पर क्लिक करेंगे और वापस से हम अपने क्वार्टर को चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से हम पीरियड को जून मंथ करके सर्च करते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ से हमारा GSTR 2A में हम देख लिया हमने कि हमारा सारा इनपुट रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। इसके बाद 2B में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मंथ, यानी स्टेटमेंट फॉर द मंथ। ये मतलब अगर मंथली रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर एक मंथ का यहाँ पर इनपुट शो होगा। यहाँ पर आप खोल कर देख सकते हैं कि सिर्फ जून मंथ का इनपुट शो हो रहा है। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो ये आप इस टेबल में जाएंगे और यहाँ से आप अपने बुक से रिकनसाइल कर सकते हैं अपने इनपुट को। लेकिन क्योंकि मेरे केस में हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमारा जो है पीरियड है अप्रैल से लेकर जून तक का, तो हम क्वार्टरली वाला चूज़ करेंगे। तो हम वापस आ जाते हैं। वापस से हम इसको चूज़ कर लेते हैं पीरियड्स को, और नीचे आते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जो चौथा टेबल है हमारा GSTR 2B का, इसको हम ओपन करेंगे और इसको अपने बुक से रिकनसाइल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न पीरियड है हमारा वो अप्रैल से जून है, यानी यहाँ पर 3 मंथ का इनपुट शो होगा। यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं कि Q1 का डेटा शो हो रहा है अप्रैल से लेकर जून तक का। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको इसके बाद यहाँ पर हमारा ITC अवेलेबल टैब में आ रहा है। हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर 2,14,391 का हमारा IGST, CGST आ रहा है 14,471.99, और आपका SGST भी सेम आ रहा है। तो इसकी डेटा को हम अपने बुक से मैच कराएंगे। तो यहाँ पर बुक्स में हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पर 2,13,947 का IGST आ रहा है, CGST 14,471.99 और 14,471.99, यानी CGST हमारा मैच कर रहा है, लेकिन IGST में हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है और कि कौन सी इनवाइस को हमने मिस किया है। बुक्स से पोर्टल का डिफरेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर 444 रुपये का हमारा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 444 रुपये के ज़्यादा इनपुट का इनवाइस हमारे पोर्टल पर है। तो यहाँ से आप एक एक करके आप पार्टी वाइज इनवाइस को मैच भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक इनवाइस को हमने इनवाइस को यहाँ पर छोड़ दिया है, उसका इनपुट हमने नहीं ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको नाम भी आ रहा होगा DBS बिंग, यहाँ पर नीचे भी दिख रहा होगा। सेकंड पेज में आपको नहीं दिख रहा है, थर्ड पेज में भी दिख रहा है, और फोर्थ पेज में भी दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर जब भी आप इनपुट क्लेम करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इनपुट को आपको क्लेम करना है, कौन से इनपुट को क्लेम नहीं करना है।
क्योंकि आपने कोई गलत इनपुट को क्लेम कर लिया है तो आपको वापस वो रिवर्स करना होगा, वो भी 18% इंटरेस्ट के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन से इनपुट को आपको क्लेम नहीं करना है या कौन से इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट के रूल्स के अंदर या सेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में डिटेल थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिस्ट एक देख सकते हैं कि किस पर आपको इनपुट क्लेम नहीं करना है, और क्लेम करना भी है तो उसमें कुछ एक्सेप्शन है, किस एक्सेप्शन की वजह से आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। जैसे ऊपर के ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला हमारा है मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंस। मोटर व्हीकल या कन्वेंस अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए परचेज कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल इनपुट नहीं मिलेगा वहाँ पर। पर्सनल यूज़ के लिए भी कोई भी आइटम आप परचेज करते हैं तो उसमें आपको इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन आप बिजनेस पर्पज़ के लिए परचेज करते हैं तो वहाँ पर भी एक कंडीशन है मोटर व्हीकल में कि वो 13 सीटर यानी 13 सीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप उस पर इनपुट क्लेम कर सकते हैं। नीचे कुछ एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं, आप उस एक्सेप्शन को देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शन दिखेंगे। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, पैसेंजर को ले जाने और ले आने का, अगर उस केस में आप मोटर व्हीकल को परचेज करते हैं तो उस केस में आपको इनपुट मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई आप ड्राइविंग स्कूल चला रहे हैं तो अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए व्हीकल खरीद रहे हैं तो उस केस में भी आपको इनपुट मिलेगा। अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए खरीद रहे हैं अपने स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, तो उस केस में आपका जो व्हीकल होना वो चाहिए वो 13 सीटर से ज़्यादा होना चाहिए। उससे कम होगा तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, 13 सीटर से ज़्यादा रहेगा तभी इनपुट मिलेगा। इसके अलावा सेकंड आप देख सकते हैं सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस एंड रिपेयर मेंटेनेंस, यानी अगर जनरल इंश्योरेंस आपने लिया है, सर्विसिंग कराया है या रिपेयर मेंटेनेंस कराया है अपने व्हीकल का, तो उस केस में भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन आपको नीचे दिया गया है। टैक्सेबल पर्सन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप टैक्सेबल पर्सन जनरल इंश्योरेंस का सप्लाई में इन्वॉल्व होगा, सर्विसेज के सप्लाई में इन्वॉल्व होगा, तभी आपको इनपुट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सप्लाई ऑफ फूड्स, बेवरेजेस, क्लब मेंबरशिप, ब्यूटी ट्रीटमेंट। अगर आप ये सब चीज़ों की सर्विस आप लेते हैं तो इन सब चीज़ों में आपको बिल्कुल इनपुट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन नीचे दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं, फूड बेवरेजेस है, आउटडोर कैटरिंग है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, हेल्थ ट्रीटमेंट है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी है, रेंट कैब है, हेल्थ इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस पर आपको ITC नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन नीचे दिए गए हैं। अगर आप सेम टाइप का बिजनेस करते हैं, जैसे सेम टाइप की सर्विसेज आप ले रहे हैं और सेम टाइप की सर्विसेज आप किसी को बेच रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं, तो उस केस में आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि फूड बेवरेजेस में अगर आप किसी से फूड खरीद रहे हैं और किसी को फिर फूड बेच रहे हैं, आप कंज्यूमर नहीं हैं, तो उस केस में आपको इनपुट मिलेगा। लेकिन अगर आप कंज्यूमर हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज को, तो उस केस में आपको इनपुट नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उस केस में आपको इनपुट मिलेगा। सेम उसी तरह नीचे आपका है मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। इसमें भी आप कोई मेंबरशिप लेते हैं क्लब, फिटनेस सेंटर या हेल्थ सेंटर में, तो वहाँ पर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रैवल। तो ट्रैवल के केस में भी आपको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन आप बिजनेस पर्पज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट है हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन रिसीवर और सप्लायर दोनों वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस में हैं तो इनपुट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट। तो इस केस में भी आपको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन स्कीम। अगर आप किसी कंपोजिशन सप्लायर से गुड्स को परचेज करते हैं तो उस केस में आपको इनपुट बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको किसी टाइप का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लायर हैं और कोई कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया है तो उस कैपिटल गुड्स पर भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के केस में भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। यहाँ पर एग्जेम्पशन है कि अगर आप माल को इंपोर्ट करते हैं तो अब आपको उस केस में आपको इनपुट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था, पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्री सैंपल एंड डिस्ट्रॉयड गुड्स। फ्री सैंपल और डिस्ट्रॉयड गुड्स पर भी आपको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉड केस। अगर आपके केस में कोई फ्रॉड केस पर आपके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई है या आपके गुड्स को सीज़ किया गया है या आपने टैक्स कई महीनों से पे नहीं किया है, तो उस केस में भी आपको, अगर आपके खिलाफ कोई नोटिस आया है GST का, तो उस केस में भी आपको इनपुट को क्लेम नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लायर हैं और आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया है तो उस केस में भी आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए आपने परचेज किया है तो उस केस में भी आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कोई लैपटॉप परचेज किया है पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं, तो आप उस लैपटॉप पर कोई इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन वो लैपटॉप अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए आपने परचेज किया है तो उस लैपटॉप पर आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल गुड्स को क्लेम करने के लिए नीचे कई सारे कैलकुलेशन दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मंथली बेसिस है, क्वार्टरली बेसिस है। मंथली बेसिस है, अगर एग्जांपल के तौर पर कोई आपने कैपिटल गुड्स खरीदा है, उसकी लाइफ है 5 साल, यानी ये 5 साल आपको हो गया 60 महीने हो गए, तो 60 महीने से आप उसको डिवाइड करेंगे उस इनपुट को, और उसको हर महीने आपको पूरे 5 साल तक क्लेम करना है। आपको एक ही बार में सारे इनपुट को क्लेम नहीं करना है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स 5 लाख रुपए खरीदा है, उस पर 1 लाख का आपका इनपुट टैक्स है, तो वो इनपुट टैक्स आपको 5 साल तक क्लेम करना हो। आप 1 लाख एक ही बार में आप उसको क्लेम नहीं करेंगे,
तो उसे 1 लाख को हम 60 से डिवाइड करेंगे और 60 से डिवाइड करने के बाद उसको हर महीने हम 5 साल तक यानी 60 महीने तक हम क्लेम करेंगे। सेम केस है आपका, अगर क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल करते हैं तो आपको 20 से डिवाइड करना होगा, यानी 5 साल का अगर देखा जाए तो 5 साल में 20 क्वार्टर होते हैं, तो 20 से डिवाइड करेंगे और उसको हर क्वार्टर में आपको क्लेम करते रहना है 5 सालों तक, यानी 20 बार आपको 20 क्वार्टर में आपको क्लेम करना है पूरे इनपुट को। तो ये थे कुछ आपके इनपुट जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते या क्लेम कर भी सकते हैं, तो उसमें कुछ एक्सेप्शन है, आपको उसको देखना होगा। तो ये मैंने बताया आपको शॉर्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं एक डिटेल वीडियो आपको लेकर आ जाऊँगा इनपुट टैक्स क्रेडिट पर। तो हम चलते हैं सीधे पोर्टल पर और अपने 3V को कंप्लीट करते हैं। तो हम वापस से अपने पीरियड को चूज़ कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, पीरियड भी चूज़ कर लेंगे, आपके केस में मंथ होगा तो मंथ चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आएंगे और इस बार हम क्वार्टरली रिटर्न 3V पर हम क्लिक करेंगे, जो कि हमारे केस में क्वार्टरली रिटर्न के केस में आपका लास्ट जो ड्यू डेट है 24 का, नेक्स्ट मंथ की 24 तारीख होता है, और मंथली केस में 20 तारीख का नेक्स्ट मंथ का होता है ड्यू डेट। अगर आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। तो हमारे केस में नील रिटर्न नहीं है तो हम इसको नो करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। 3V पे जाने से पहले हम अपने क्रेडिट लेजर को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे डैशबोर्ड पर हमारा जो क्रेडिट लेजर यहाँ पर शो हो रहा है। इसके लिए आप यहाँ पर सर्विसेज के ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेजर, और यहाँ पर क्रेडिट लेजर पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारा 1,64,035 रुपये का मतलब इनपुट पहले से शो कर रहा है, यानी हमारा मार्च से इनपुट ये आ रहा है। तो यहाँ पर आप पीरियड चूज़ करके आप क्रेडिट लेजर का डिटेल देख सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने 3V वाले रिटर्न पर और इसको नो कर देते हैं नील रिटर्न को। तो जैसे नो करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 3V में आ जाएंगे। यहाँ पर कई सारे आपको 5 टेबल दिए होंगे। जो पहला वाला टेबल है 3.1, ये आपका आउटवर्ड, यानी जो आपने GSTR1 में जो डेटा आपने फाइल किया होगा वो डेटा ऑटो रिफ्लेक्ट होगा इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपके केस में अगर आपने GSTR1 में कोई गलत डिटेल भर दिया और आप उसको अमेंड करना चाहते हैं या अमेंड कर चुके हैं तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं डिटेल को, अगर गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है तो। हमारा ऊपर वाले टेबल में डेटा ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड आइटम में। अगर आपका कोई सप्लायर जीरो रेटेड है तो यहाँ पर आप जीरो रेटेड का रिफ्लेक्ट होता है इसके केस में। बाकी जो भी आप GSTR1 में डिटेल भरते हैं वो आपका 3.1 में ऑटो रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसके अलावा 3.2 में भी ऑटो रिफ्लेक्ट होता है आपके GSTR1 में अगर फाइल करते हैं। यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी अपने स्टेट से बाहर अपने माल बेचा है तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि हमारे केस में हमने लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने सिर्फ यूपी में ही सप्लाई किया था, सेम केस में अपने स्टेट में माल बेचा था। लेकिन आपके केस में अगर आपने मल्टीपल स्टेट में माल बेचा है और GSTR1 में आपने उसको शो कराया है तो यहाँ पर इस केस में भी 3.2 में यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने GSTR1 में कोई डेटा गलत भरा है या उसको अमेंड करना है या कोई गलत अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है GSTR1 से, जो आपने GSTR1 में अमाउंट भरा था वही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, ये एडिट भी हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे वाले टेबल में चलते हैं जो कि टेबल नंबर 4 है एक्चुअली हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे टेबल शो कर रहे हैं यहाँ पर ITC में। ए वाले कॉलम है 1 में आपका है इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, तो हमारे केस में नहीं है। अगर आपके केस में होता तो यहाँ पर जैसे पॉइंटर आप ले जाते वहाँ बैलेंस रिफ्लेक्ट होने लगता, शो होने लगता है। जैसे देख सकते हैं जैसे मैं पॉइंटर ले गया तो यहाँ पर लिखा हुआ सिस्टम जनरेटेड, उसी तरह इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आपका आने लगता। मेरे केस में सीधे हमारे केस में लास्ट वाला ऑप्शन है, क्योंकि हम ऊपर के चारों केस में नहीं आते हैं। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD हमारे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, हमारा तीसरा केस रिवर्स चार्ज में भी नहीं है और हमारे इंपोर्ट के केस में भी नहीं है। तो हम चौथे वाले केस में आते हैं ऑल अदर ITC। तो ऑल अदर ITC में जैसे ही हम इंटीग्रेटेड टैक्स में अपना पॉइंटर ले जाते हैं तो वहाँ पर दिखाएगा कि हमारा कितना है इनपुट 2D में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है सिस्टम जनरेटेड 2,14,391 रुपये 47 पैसा आपका सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया है, जो कि 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो आप पूरा वैल्यू यहाँ से क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके केस में सारा इनपुट आपके लिए एलिजिबल है तो आप सारा ले सकते हैं। तो वहाँ आप देख सकते हैं CGST में भी हमारा सेम वैल्यू हमारा शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, अगर आपको पूरा इनपुट क्लेम करना है तो पूरी वैल्यू यहाँ डालनी होगी। अगर आपको जितना भी इनपुट क्लेम करना है तो उतनी वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे तो इतना इनपुट आपका क्लेम हो जाएगा और आपके क्रेडिट लेजर में उतना इनपुट ऐड हो जाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि इनपुट ज़्यादा नहीं क्लेम करना होगा। इनपुट जैसे ही आप ज़्यादा क्लेम करेंगे तो ये रेड में हो जाएगा और आपका एरर शो होने लगेगा। तो आप इनपुट ज़्यादा क्लेम कर ही नहीं सकते और इनपुट भले आप कम क्लेम कर सकते हैं, कम में कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को। हाँ, गवर्नमेंट को ज़्यादा में दिक्कत है, ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ एक्सेस इनपुट क्लेम कर भी लिया है तो फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा 18% इंटरेस्ट के साथ, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने बुक से मैं मैच करा लेता हूँ कि मेरे बुक्स में कौन सा इनपुट आ रहा है, कितना इनपुट क्लेम करना है हमारे बुक से। तो हम अपनी बुक्स की वैल्यू को लेकर चलेंगे। इनपुट क्लेम करने में आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि अगर आपने कोई सप्लायर से अपने टैक्स इनवाइस माल खरीदा है, आपको टैक्स इनवाइस बिल भी सप्लायर ने दिया है, लेकिन उसने पोर्टल पर अपलोड नहीं किया और वो बिल आपके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसका इनपुट क्लेम बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको उस बिल्स को आप नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर में आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, बुक कर लीजिए अपने बुक्स में। इसके बाद आपको अपने सप्लायर से बात करना होगा और उसको बोलना होगा कि वो रिटर्न फाइल करे और इस बिल को, जो बिल आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है आपका टैक्स इनवाइस,
उसको रिटर्न फाइल करें। तो जब वो जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा आपके पोर्टल पर जिस मंथ में, आप उस मंथ में उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो हमने बुक्स से अपने इनपुट को ऐड कर दिया है यहाँ पर डिटेल को। इसके बाद नीचे आपका BO वाला ऑप्शन है ITC रिवर्स। अगर आपके केस में ITC आप रिवर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डिटेल डालेंगे। अगर इनएलिजिबल ITC में, अगर आपके केस में कोई इनएलिजिबल ITC रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस केस में आप यहाँ पर इनएलिजिबल ITC का भी डिटेल डाल सकते हैं और इसको फिर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट 3 टेबल को हमने फिल कर लिया डेटा को। इसके बाद आपका चौथा टेबल है जो कि 5 नंबर का है, एग्जाम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई। अगर आपके केस में है तो उसका डिटेल आप दे सकते हैं। अगर आपने कोई एग्जाम्प्टेड माल खरीदा है, नील रेटेड माल खरीदा है या नॉन GST का माल भी आपने खरीदा है, गुड्स या सर्विसेज जो भी आपने खरीदे होंगे, तो उसका डिटेल आप डाल सकते हैं। इसमें आपको इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का डिटेल डालना होगा कि कौन से आपने सेम स्टेट की से खरीदा है, कौन सा आपने अदर स्टेट से अपने सर्विसेज या गुड्स को परचेज किया है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टेबल है वो 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड का कोई लेट फीस आपका आ रहा होगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट के आपको मैनुअली यहाँ पर कैलकुलेट करके इंटरेस्ट डालना होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट में आप मैनुअली यहाँ पर इंटर वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस में यहाँ पर मैनुअली नहीं कर सकते। लेट फीस का वैल्यू जो भी होगा वो ऑटो रिफ्लेक्ट होगा, सिस्टम जनरेटेड होगा। तो ये आप हमारे केस में नहीं है तो हम इसको भी स्किप करेंगे। अगर आपके केस में होगा तो यहाँ पर आप भर सकते हैं, या आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आपका प्रीव्यू ड्राफ्ट आपका बन जाएगा और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो भी आपने डिटेल फिल किया है। इसके बाद हम सेव GSTR 3B पर हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कैश लेजर बैलेंस शो हो रहा है, इसका टेबल शो हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू शो नहीं हो रहा है, तो हमने कोई अभी पेमेंट नहीं किया है टैक्स का। तो जब भी आप टैक्स का पेमेंट करेंगे बैंक के थ्रू, चाहे वो NEFT के थ्रू करेंगे या बैंक में चालान देकर उसके थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो जो भी वैल्यू पे करेंगे तो उसका वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा कैश लेजर बैलेंस में। इसके बाद हम थोड़ा राइट साइड में इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट लेजर बैलेंस हमारा शो हो रहा है। तो हम अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए क्रेडिट लेजर बैलेंस का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इंटीग्रेटेड में 3,43,000 का आ रहा है और 37,000 का CGST में आ रहा है और हमारे स्टेट में 26,000 के समथिंग आ रहा है। इससे पहले हम देखे थे 1,64,000 समथिंग आ रहा था, क्योंकि अभी हमने इनपुट को ऐड किया है, इनपुट क्लेम किया है, तो उस वजह से हमारा क्रेडिट लेजर में बैलेंस बढ़ गया है और उसी क्रेडिट लेजर बैलेंस को हम अपने लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के टेबल में आप देख सकते हैं कि अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल है। ये वाला ऑप्शन हमारी टैक्स की लायबिलिटी है जो कि ऑटो रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके बाद हमारा जो टेबल है वो है पेड थ्रू ITC। तो पेड थ्रू ITC के हम किसके थ्रू पे करना चाहते हैं अपनी लायबिलिटी को, तो यहाँ पर हम अपने ITC को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए अपने ITC के IGST से भी एडजस्ट कर सकते हैं, CGST से भी और SGST से। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गया है हमारे ITC के IGST वाले कॉलम में। तो यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपने ITC के IGST से ही पे करना चाहता हूँ अपनी लायबिलिटी को। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो IGST में ITC है वो 3 लाख के समथिंग है। सारा डिटेल फिल करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा मेक पेमेंट / पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। तो यहाँ पर हम मेक पेमेंट करेंगे। अगर आपके केस में ITC से एडजस्ट करने के बाद भी टैक्स की लायबिलिटी अभी निकल रही है तो आप यहाँ से क्रिएट चालान पर जाकर चालान जनरेट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर NEFT के थ्रू आप अपने टैक्स को पे कर सकते हैं। टैक्स को पे करेंगे तो आपका यहाँ तो रिफ्लेक्ट होने लगेगा इस टेबल में और यहाँ से फिर आप मेक पेमेंट पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं इसको कैश लेजर के थ्रू। तो हमारे केस में क्योंकि ITC है तो हम ITC के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर हम मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से वार्निंग आएगा, इसको यस कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी लायबिलिटी है वो सक्सेसफुली ऑफसेट हो जाएगी, यानी हमारी लायबिलिटी सक्सेसफुली हमारे क्रेडिट लेजर से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे और नीचे आएंगे। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो लायबिलिटी है वो पे हो चुका है ITC के थ्रू। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर हम क्रेडिट लेजर के बैलेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेटेड में 3,48,000 समथिंग था और यहाँ पर हमारा 55,016 रुपये हो गया। तो हमारा जो है टैक्स की लायबिलिटी हमारे ITC से एडजस्ट हो चुकी है और उतना बैलेंस हमारे क्रेडिट लेजर से माइनस हो चुका है इंटीग्रेटेड टैक्स में से। इसके बाद हम रिटर्न को फाइल करेंगे और प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वेरिफिकेशन को टिक करेंगे और ऑथराइज सिग्नेटरी को चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हम EVC के थ्रू फाइल कर रहे हैं। अगर आपके केस में DSC है तो आप DSC के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं EVC पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर OTP हमारे रजिस्टर्ड मेल ID पे गया होगा, तो यहाँ से OTP को मैं पेस्ट करके वेरीफाई करता हूँ। तो हमारा रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो जाता है और यहाँ पर हमें एक मैसेज भी आ जाता है। इसके साथ साथ हमें एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है कि हमारा रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। इसको हम ओके करते हैं। इसके बाद हम वापस जाते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे चलते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेटस ऑफ फाइल दिखा रहा है 3B का। इसके बाद हम एक बार हम अपने क्रेडिट लेजर को भी चेक कर लेते हैं। तो सर्विसेज में जाते हैं, लेजर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पास से पेमेंट करने के बाद कितना क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 1,18,564 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। यह हम नेक्स्ट क्वार्टर में हम यूज़ करेंगे अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो इस तरह हम अपने GST 3B के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली के साथ। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।